ये हमारे पास एक प्लेन मिरर बना देते हैं, ये प्लेन मिरर है और मैं एक एक्सिस खींचूंगा जो प्लेन मिरर को दो पार्ट में कट करेगी। ठीक है, वो एक्सिस है ये जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। सीधा है जी। ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं पीए और इसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैंडल रखेंगे और चाहे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और उसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे हम लोग। तो सपोज करो एक हमारे पास एक कैंडल है, आप लोगों को दिख रहा है? अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप लोग को चेक करना चाहिए। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साथ साथ ही सीखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन 110% गारंटी है मेरा नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बनाने के टूल्स है, अगर आप इसको मिस कर दिया आपने तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, 110% गारंटी है। अब यहां से हमें क्या करेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा देखिए यहां से हम दो रे निकालेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रे निकालना पड़ता है हमको उसी ऑब्जेक्ट से, और फिर हमें रे निकालने के बाद पता चलता है कि इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो यहां से एक हमने इस तरह से एक लाइन खींच लिया और ये जो एक्चुअली में एक रे है, जो मेरा मानना है कि ये जो है ये कैंडल के फ्लेम से आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा कि जब भी किसी सरफेस के ऊपर लाइट ऐसे नॉर्मल के अलाउंग पड़ेगी ऐसे, तो वापस इसी रास्ते से चली जाती है। यानी कि कोई लाइट सरफेस के 90 डिग्री पे पड़ेगी तो वापस इसी रास्ते से चली जाएगी। तो बताओ क्या इस सरफेस पे ये 90 डिग्री नहीं है? बताओ इस सरफेस पे 90 डिग्री है कि नहीं? जब ये सरफेस पे 90 डिग्री है तो वापस जिस रास्ते से ये गई है इस सरफेस पे वापस लौट आएगी। ठीक है, तो एक रे तो वापस चली गई इधर, बोलिए इधर चली गई रिफ्लेक्शन के बाद, और हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां पे आके मिलती है। अब दूसरा रे निकालेंगे हम सीधे सीधे पोल पे। कहां निकालेंगे? पोल पे। ये हमारा पोल कहलाता है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करता है, जहां प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है वहां पे हम प्रिंसिपल पोल बोलते हैं। तो देखिए रे यहां से ला दी यहाँ पे। ठीक है, अब इस सरफेस के लिए ये है 90 डिग्री बनी है। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमेशा जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो ये सरफेस पे लाइट पड़ रही है, इस सरफेस पे लाइट पड़ रही है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा नॉर्मल सीधे। ठीक है ना? तो यहां पर भी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग जो हम रेस खींचेंगे वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। और ध्यान से देखिएगा ये इंसिडेंट रे के काम करेगा और ये नॉर्मल का काम करेगा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, थीटा आई। तो हमारा इतना ही जो होगा वो क्या होगा? थीटा आर भी होगा, थीटा आर भी होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। और एक और चीज कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में मेजर करते हैं, और जो नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये और इसके बीच ये नॉर्मल, ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा। ठीक है ना? कभी भी आपको ये एंगल देख करके कंफ्यूज करेगा। अगर मान लो ये एंगल 45 डिग्री हो गया या फिर ऐसे दे देगा ये एंगल है 30 डिग्री, तो आप बताओ कि इंसिडेंट एंगल कितना होगा? तो आप 30 मत मारना, आप ये देखना कि जब ये 30 डिग्री बनेगा तो यहां से जो हम नॉर्मल डाले हुए हैं वो टोटल एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री बना रहा है तो रिमेनिंग ये कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री बचेगा। अब सुनिए ध्यान से, जब ये 60 डिग्री बचेगा तो आपका एंगल, आप पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से निकाल लोगे, ये अगर ये 30 डिग्री है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है ना? फिलहाल ये सब कुछ नहीं है, ये हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पे सीधे सीधे कहता है, ये लोग बात कर रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन 100% नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो सीधे सीधे कहेगा एक प्लेन मिरर है, जो प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इतनी दूरी पर। अब आपको पता ही नहीं कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, क्या बनाता है, क्या नहीं बनाता है, तो आप उसके बारे में जो एनालिसिस करिएगा 100% गलती करिएगा, उसमें 0 नंबर नहीं मिलेगा ढंग से। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर की खूबसूरती यही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आसानी से। 5 से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, एमसीक्यू और थ्योरी वगैरह सब मिलाकर 10 नंबर। सोचो 70 नंबर का, अगर मान लो ये चैप्टर नहीं आ रहा तो 70 नंबर हो गया आपका पेपर। ऐसे ऐसे सारे चैप्टर में आदत रहेगी, यही सब गोल हो जाएगा। और
मार्क्स के लिए मत पढ़िए, आप लोग नॉलेज के लिए पढ़िए। नॉलेज रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन तोड़ फोड़ दोगे। नहीं, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारी सब नहीं, पर आपको पता है इससे कंसेप्चुअल मतलब इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। IIT जेई में क्वेश्चन बनता है प्लेन मिरर पे, बढ़िया बढ़िया एकदम लेवल का क्वेश्चन बनता है। तो कंसेप्ट रहेगा तभी ना बनाएंगे आप। आपको पता नहीं इमेज फॉर्मेशन होता कैसा, कैसे इमेज बनाता है, कहां ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज कहां बनता है, आप नहीं कर पाओगे, डील नहीं कर पाओगे इसके साथ। इसीलिए कंसंट्रेट होकर देखिएगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। और इतना आसान क्वेश्चन पूछता है ना, इससे हल्का कुछ होता ही नहीं। मतलब 10th क्लास में फिजिक्स में बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाता है आपका। लेकिन नियम कानून से फंसाएगा आपको, माइनस प्लस का गलती कराएगा, और ऑप्शन एक माइनस में भी देगा और सेम ऑप्शन प्लस में भी देगा। आप अगर कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं रहेगा तो उल्टा मार के आओगे आप, और आपसे उल्टा मरवाएगा। इसीलिए ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो एक रिफ्लेक्टर रे भाई साहब यहां चला गया इधर, और एक रिफ्लेक्टर रे इधर चला गया। तो अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये डाइवर्स होता जाएगा, मिलने का संभावना खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने के लिए हम दो पॉइंट को पकड़ेंगे, एक जहां से रिफ्लेक्शन शुरू हुआ है, दोनों का वही पॉइंट पकड़ेंगे जहां से रिफ्लेक्शन शुरू हुआ है। तो देखिए कहां से रिफ्लेक्शन शुरू हुआ है, एक तो यहां से रिफ्लेक्शन शुरू हुआ है और दूसरा यहां से रिफ्लेक्शन शुरू हुआ है। अब रिफ्लेक्टेड रे के अलावा हम डायरेक्ट इमेज ड्रॉ करेंगे पीछे के साइड में। तो देखिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको, बोलिए। और एक रे जो है इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये दोनों रे यहीं पे मिलेगा आकर के, बोलिए मिला कि नहीं। तो ये देखिए ये जो रेज है वो कहां से आ रही थी, इस लॉ से आ रही थी। कहां से आ रही थी, इस लॉ से आ रही थी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से जा रही है, लॉ का जा रही है। तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये फ्लेम बनेगा इसका। क्या बनेगा इसका, फ्लेम। क्योंकि ये फ्लेम से ही, ये फ्लेम से ही दोनों रे निकली है, और ये भी निकली है, ये भी निकली है, और दोनों रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअली में नहीं मीट कर रही है। तो जब एक्चुअली में नहीं मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी नहीं, यानी कि बनेगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनता है, मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे देखिए हमने इस दोनों रे को एक्सटेंड किया, एक रे यहां पर एक रे यहां पे, और ये मिरर के पीछे बन गया। तो यहां पर देखिए ये जो फ्लेम है यहां पर ये फ्लेम बन जाएगा ऐसे, और बाकी सब इस तरह से। अब इसको देखिएगा ध्यान से कि यहां वाला देखिए, अब इस पोर्शन वाला जितना सारा रे है ना वो यहां आके मिलेगा, इस पोर्शन वाला जितना सारा रे निकलेगा यहां आके मिलेगा, इस पोर्शन वाला यहां पे आके मिलेगा, इस पोर्शन वाला यहां पे आके मिलेगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से आप लोग सीख गए। मतलब पूरा का पूरा ये जो है ये इसके रेज के रिफ्लेक्शन के कारण ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है। अगर मैं यहां से देखता हूं इमेज का हाइट, मान लो जब मैंने कैंडल रखा था तो उसका हाइट कितना था, सपोज करो 2 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है। मान लीजिए कि हमने इस जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था पोल से जितना सारा डिस्टेंस, देखिए सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम लोग, पोल से। कहां से मेजर करेंगे, तो पोल से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2 मीटर था। कितना था, 2 मीटर। तो पोल से ये जो इमेज है उसका भी डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर। ठीक है। सेम साइज का बन रहा है, सेम डिस्टेंस पर बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, सेम डिस्टेंस पे बन रहा है, और कैसे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। कैसे बन रहा है, वर्चुअल। तो हम लोग यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। पहला लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखते हैं ना, पहला इसका हम लोग नेचर लिखेंगे। पहले पोजीशन लिख लीजिए। पोजीशन का मतलब होता है जहां पर आपका इमेज बन रहा है। पोजीशन का मतलब जहां पे आपका इमेज बन रहा है। तो देखिए आपका इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर एट सेम डिस्टेंस। तो लिखेंगे इमेज इज फॉर्म behind the mirror at सेम डिस्टेंस। ठीक है ना। पोजीशन कहां बनेगा इसका, सेम डिस्टेंस में बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा। अगर इसका हम नेचर की बात करें, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस इमेज, द नेचर ऑफ दिस इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इमेज इज फॉर्म वर्चुअल एंड erect. And third one is, what about size? Size of image. तो देखिए साइज देखिए इसके साथ 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, इमेज कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन जब पूछेगा तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सीधे बोलेगा एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म हो रहा है,
उसका नेचर कैसा होगा, उसका पोजीशन कैसा होगा, है ना। अगर वो इतना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जो बहुत सारा डेटा आपके अंदर मिसिंग होगा, और वो डेटा टीचर पढ़ाता है कहां पे, इमेज फॉर्मेशन में बता देता है, इसलिए वो एग्जामिनर से समझता है कि ये टीचर पढ़ाया होगा आपको। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे क्वेश्चन डिफिकल्ट किसका लगता है पता आपको, लाइट का लगता है ना, और पढ़ने वाले के लिए सबसे आसान होता है। क्या होता है आप देखिए ना, 3 गो तो फॉर्मूला है, पूरा 3 फॉर्मूला से पूरा लाइफ खत्म हो जाता है 10th क्लास। एक मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, मिरर के लिए, लेंस के लिए वी बाई यू, और माइनस वी बाई यू माइनस वी बाई यू या फिर हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिरर के लिए फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेंस के लिए होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, प्लस होता है माइनस होता है। इसी फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन बन जाता है, और 90% बच्चा गलत करके आता है कि फॉर्मूला पे लगा कर उसको पुट नहीं करने आता है। क्यों? क्योंकि वो भी जब पढ़ा होता है टीचर ना, तो भी दांत चियार होता है पीछे से। अब दांत चियार में थोड़ी ना क्वेश्चन बनेगा, वहां पर तो भाग मार देगा, करे भाई साहब कहाँ आ गए, ये क्या पूछ रहा है, ऐसे कान गर्म होगा अलग से, हाथ कांपेगा अलग से, अब क्या करोगे। बात समझ रही है ना। तो वहां पर बाबू आपका 3 स्टेज में कॉपी चेक होता है, एक नंबर नहीं बढ़ सकता आपका। अगर कोई चाहेगा ना कि अपनी मर्जी से भाई लड़की बहुत मेहनत की है, फालतू फालतू जितना सारा सब लिख दी है, थोड़ा नंबर देते हैं, एक जगह से कॉपी चेक करके जाएगा, दूसरे जगह काट देगा उसको, सर प्लीज करेक्ट। आप लोग जानते नहीं, बता रहे हम किए बता रहे हैं। साइज क्या बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टोटल आपका प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए हम लोग के पास टोटल कितने रूल है, 3 या 4 रूल बताएंगे आपको, और ये 4 रूल को अगर आप लोग सीख गए, इमेज फॉर्मेशन आपका क्लियर है, ठीक है। पहला हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन के देखिए रूल पहला, सबसे पहला कि अगर मान लेते हैं एक हमारे पास सरफेस है ऐसा, ठीक है, अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई रे आती है ऐसे, ठीक है, तो ये सेम पाथ से वापस चली जाती है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि ये जो रेज है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कितना डिग्री पे होनी चाहिए, 90 डिग्री पे। लेकिन अगर यही रे कुछ एंगल से बनेगा, यही रे जब इस सरफेस पे कोई एंगल से आएगा, तो एंगल से आने के बाद जब हम एक नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये इंसिडेंट एंगल क्या आएगा बोलिए, और इतना ही एंगल आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, पहला आप लोग सीख गए ना कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखिए, आप जो है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर अगर कोई रे आ गई, तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब आने वाले रेज के बीच में और नॉर्मल में 0 डिग्री का एंगल बना, तो रिफ्लेक्टेड एंगल बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री, मतलब इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं आएगा, सीधे वापस चली जाएगी। तो ये पहला रूल। दूसरा रूल, अगर मान लो एक प्रकार का हमारे पास मिरर है, ठीक है, और ये कौन सा मिरर है, देखिए गुफा के अंदर जब रेज जाता है ना, गुफा के अंदर उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, केव मतलब क्या होता है, गुफा, के मतलब। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए आप, ठीक है, ये क्या बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये टोटल अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा एक सर्कल का रूप ले लेगा, और सर्कल का सेंटर भी होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इसका सर्कल का सेंटर आ रहा है, तो सेंटर को हम लोग सी से डिनोट कर देंगे, और इसको ये हमारा क्या रहेगा, पोल, क्योंकि मैं बोला था कि कोई भी मिरर होगा जिस पॉइंट पे उसको प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगा वही हमारा पोल कहलाएगा, ठीक है। और ये अपर्चर होता है, एन, ये अपर्चर होता है, मतलब साइज होता है मिरर का साइज, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों का यहाँ से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, सेंटर बोल लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आधा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, फोकस, और पोल से फोकस की दूरी हो जाएगी फोकल लेंथ कहलाएगी,
क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। और यहां से जो डिस्टेंस कहलाएगा ये आर कहलाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब इस कर्व का रेडियस, इस कर्व का रेडियस जो सेंटर तक जाता है, कहां से? पोल से, यानी कि पोल यहां पे है, पोल से सेंटर तक जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं आर। क्या बोलता है? आर। मैं फोकल लेंथ की अगर बात करूं, मैं अगर फोकल लेंथ की बात करूं तो स्मॉल एच से दिखाएंगे फोकल लेंथ को, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा रेडियस का आधा, रेडियस का आधा मतलब आर बाई 2। अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, अगर आपके पास फोकल लेंथ दिया हुआ है तो रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस बराबर क्या होगा? यहाँ से डबल 2f, समझ ना? तो यहां से एक डेटा मिल जाती है आपको कभी कभी, ठीक है। तो मेरा ये सब सिखाना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है रूल सिखाना। तो देखिए रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। रूल कहता है कि अगर मान लो कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, चाहे ऊपर से रह जाए चाहे नीचे से रह जाए, तो हमेशा जो है ना फोकस पे आगे कट करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे फोकस से जाएगी। अगर आप चाहते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास अगर मैं कोई रे बना दूं तो ये कहां से जाएगी? तो देखिए पास से और नजदीक से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से ही आएगी, चाहे नीचे से जाए और चाहे ऊपर से, ठीक है। ये रूल नंबर दूसरा कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर और द रेज शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल पढ़ेंगे हम लोग। ये सारा रूल हम जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ाएंगे सारा रूल अप्लाई करेंगे। सपोज करो मान लो एक आपके पास मिरर है, ठीक है, आपके पास क्या है ये ठीक है, ये मिरर है आपके पास और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए और यहाँ पे फोकस है ना, फोकस है, ठीक है। अगर मान लो आपको कहा जाएगा कि आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाइए, क्योंकि नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमारे पास जो प्लेन सरफेस था, अगर मेरे पास ये प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है, तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई अगर क्वेश्चन करूंगा कि आप इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप क्या करिएगा? इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा और ये कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। बट यहाँ पे तो कर्व है, यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए काम कीजिएगा, आप पकड़िएगा, जैसे ये हमारा इंसिडेंट रे होगा, बोलिए भाई बिना इंसिडेंट रे का नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ही तो नॉर्मल खींचा जाता है, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे होगा, अगर इंसिडेंट रे होगा तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी होगा। देखिए नॉर्मल हम इंसिडेंट रे बना दिए और ये हमारा क्या करेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि इमेज जो है ना आपको पता होना चाहिए कि इमेज फोकस से क्यों कट करता है। सुनिए ध्यान से, ये जो रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद ये फोकस से क्यों कट करता है? बताइए। कोई रूल नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको सिखाएंगे हम कि कर्व सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करने का सिंपल एक रीजन है कि कर्व का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उस आप सेंटर को पकड़ लीजिए। तो देखिए सेंटर को पकड़ लिया हम, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस दोनों को मिलाइए। सीधा तो है लेकिन चलो ठीक है, नॉर्मली मिला दिया ना। अब देखिए ये जो होगा ना आपका, यही आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, यहां पर एंगल बनेगा, मान लो इंसिडेंट रे थीटा आई, तो इतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, इसीलिए यहां पर बनेगा, इस फोकस से कट करेगा ये। समझ रहे बात? यहां पर ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस का कट करती है, लेकिन क्यों करती है इसका रीजन ये है। अब कोई बोलता है कि सर आप हमेशा नीचे क्यों नहीं गिरा रहे हैं, आप ऊपर क्यों नहीं गिरा रहे हैं? ऐसे भी तो जा सकती है, जितना नीचे उतना ऊपर भी तो जा सकती है। भाई एक बात बताओ, ये कौन सा रूल से ऊपर जाएगी, कौन सा नियम फॉलो करके ऊपर जाएगी?
नीचे आ रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। क्योंकि नॉर्मल तो इधर बनेगा ना भाई, सेंटर से नॉर्मल। यहाँ पे कौन सा सेंटर है जो नॉर्मल बनाऊंगा? यहाँ पे इधर कोई सेंटर दिख रहा है इधर एरिया में, तो कैसे नॉर्मल बनाऊंगा? तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और नॉर्मल तो सेंटर से जाती है। तो जब नॉर्मल और इसके बीच में एंगल ऑफ, मैं इधर अगर बना दूंगा तो नॉर्मल हमारा ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, तो टोटल एंगल मेजर होगा यहाँ से। सुनो, आप नहीं समझ रहे हो, देखो इधर देखो, जैसे मैं नीचे ना खींच करके मैं ऊपर गले खींच देता, ठीक है? हमारा नॉर्मल कहां पे है? यहाँ पे है। हमारा इंसिडेंट रे यहाँ पे है, बोले तो ये हमारा अगर मान लो 20 डिग्री हो गया, तो हम नॉर्मल से तो रिफ्लेक्टेड एंगल लेंगे, नॉर्मल से तो लेंगे। तो नॉर्मल तो हमारा यहाँ है, तो ये वाला पूरा एंगल होगा, मतलब ये एंगल 20 डिग्री होगा। बोलो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? यहाँ पे नहीं ना हो रहा है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या हम रे को ऊपर रिफ्लेक्ट करा देंगे? नहीं करेंगे, हमेशा किधर जाएगी? नीचे से ही जाएगी। समझ आया? चलो, तो आपने क्या सीखा? एक नियम सीखा कि कोई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो फोकस से कट करेगी। अगर कोई इंसिडेंट रे सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है तो वापस उसी माध्यम से चलेगी, उसी माध्यम में चली जाएगी विद द सेम एंगल 0 डिग्री। ठीक है? तीसरा सीखा कि अगर कर्व सरफेस पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इंसिडेंट पॉइंट को पकड़िए और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पकड़िए और दोनों लाइन को मिला दीजिए। उस पॉइंट पे क्या करेगा? नॉर्मल कराएगा। यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा एंगल। देख रहे हो ना, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये क्यों? क्योंकि ये देखो सरफेस के परपेंडिकुलर आया, कर्व सरफेस होते हुए। क्या आप कर्व सरफेस पर बिना मेजरमेंट का आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो एक ही रूल है जो आपको ड्रॉ कराने में हेल्प करेगी। वो क्या? उसका सेंटर। उसका सेंटर से इंसिडेंट पॉइंट पे क्या कर दो? एक लाइन ड्रॉ कर दो, वही नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट ये है कि अगर मान लो ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे हमारा फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कोई लाइट रे पोल पर आ गई, जैसे पोल पे आ गई, ठीक है, तो मैं बोला कि भाई अब बताओ कि रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे होगा? नीचे से सेम एंगल तो आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे से आएगा। क्यों आएगा? सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि कर्व सरफेस पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? दो चीज को पकड़िए, एक तो जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, और दूसरा सेंटर को पकड़िए और दोनों को क्या करिए? मिला दीजिए। तो ये हमारा किसका काम करने लगेगा? नॉर्मल का काम करने लगेगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के बीच में इंसिडेंट एंगल बनेगा। बोलिए हाँ, बोलिए। तो ये एक्चुअली में ऐसे ही तो जाएगी, बोलिए, थीटा आर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? थीटा आई बराबर थीटा आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऊपर से नहीं जाएगी। एक और रूल सीख लीजिए आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रूल कॉन्केव मिरर में होगा वही रूल कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा, और लगभग वही रूल लेंस में भी होगा। थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा। अब मैं क्या करूंगा कि रेस को फोकस से निकालूंगा, ठीक है ना? रेस को फोकस से निकालूंगा, तो देखिए यहां से रेस फोकस से निकली, और निकलने के बाद मैं क्या बनाऊंगा? इसके ऊपर एक नॉर्मल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नॉर्मल। अब ये हमारा क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है ना? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसको मिला दूंगा और ये हमारा क्या कराएगा? ये कराएगा नॉर्मल। क्या कराएगा? नॉर्मल। अब देखिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा? नीचे से जाएगा, यानी कि वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितने सारे रूल्स हैं आप लोगों को मैं वेरिफिकेशन के साथ बता दिया। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे, देन आफ्टर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, फिर कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? उसके बाद आप लोग को मैग्निफिकेशन बताएंगे, मैग्निफिकेशन के बाद पावर बताएंगे, पावर के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है ना? उसको नोट तो कर ही लिए होंगे आप लोग, नोट कर लिया ना आप लोग? ठीक।
नोट करने वाली अलग चीज भी नहीं है ये। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, अच्छे से देखिएगा। इमेज फॉर्मेशन बाई देखिए आप लोग जो है स्पेरिकल मिरर का नाम सुने आप लोग। देखिए मिरर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग मिरर की बात करते हैं तो दो प्रकार के मिरर होता है। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है क्या, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, ठीक है। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर तो हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। स्पेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन आता है एकदम एकदम आता है। स्पेरिकल मिरर जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। पहला होता है कॉन्केव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में देखिए डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो एक स्पेरिकल है मिरर, स्पेरिकल मिरर देख रहे हो आप लोग। अब इसमें सब क्या करेंगे ना, एक छोटा सा पार्ट काट लेंगे ऐसा, ठीक है। और इसको कट करके और एक साइड से कलर कर देंगे। एक साइड से क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। अब ये क्या बन गया आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। केव मतलब क्या होता है, गुफा, यानी कि रिफ्लेक्शन गुफा से होगा। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, गुफा से। दूसरा मत याद करिए, दूसरा याद करिए तो कंफ्यूजन होगा। एक याद करिए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन कहां से होगा, तो जब कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन तभी होगा जब पीछे वाला साइड कलर होगा, तो पीछे वाला साइड कलर हो गया। लेकिन अगर पीछे वाला साइड में रिफ्लेक्शन होने लगे तो कॉन्वेक्स मिरर। तो पीछे वाला साइड से रिफ्लेक्शन तब होगा जब अंदर वाला कलर कर देंगे, बोलिए। इसका उल्टा हो जाएगा सीधे कॉन्वेक्स मिरर। आप हमेशा देखिए कॉन्केव, केव मतलब गुफा, यानी कि रिफ्लेक्शन कहां से होगा, गुफा से, ठीक है ना। अगर मैं इस तरह से फिगर बनाता हूं, गुफा को बंद कर दो, कलर कर दो, ये हमारा क्या कहलाएगा, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर है, इसका बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर और ये कहलाएगा कॉन्केव मिरर। कोई दिक्कत। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, केस बाय केस देखेंगे। मिरर इसको भी लिखोगे आप लोग, बोलो। हमें कॉन्केव मिरर बनाते हैं, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, और केस वन में लिखेंगे, केस वन में लिखेंगे when object is placed at infinity। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो अब सुनिए ध्यान से, ऐसा मानेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। सुनिए ध्यान से, आप लोग को एक बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूं। आप लोग मैथ पढ़े ना, बोलिए। मैथ में ऐसा कहा जाता है कि अगर ये दोनों रेंज पैरेलल है, ये दोनों रेंज क्या है, पैरेलल है, तो ये मिलेंगे नहीं कभी, बोलिए। ये मिलेंगे नहीं, थोड़ा गहराई से सुनिए आप लोग। तुम्हारा जो है ना, इधर बिहार में इलाज नहीं है,
अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें जहां भेज करके तुम्हारा इलाज कर इसके लिए आपको थोड़ा ट्रेन वगैरह का टिकट करा करके थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ेगा। नजदीक में कौन सा है जी? रांची है क्या? जरा रांची में आगरा चला गया लो, आगरा जाना पड़ेगा तुमको। इसके दवाई ना खत्म हो गया ना जी, खत्म हो गया दवा। देखिए तो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि पैरेलल रेज जो है वो मीट नहीं करती है, ठीक है। अब फिजिक्स वाले ने क्या कहा है सुनो, पैरेलल रेज जो पैरेलल रेज होती है वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है। कहाँ इन्फिनिटी भैया? तुम इन्फिनिटी देखे हो? बोलो। जब इन्फिनिटी देखा ही नहीं है तो ये कैसे पता चल गया कि मिलती है कि नहीं मिलती है? यानी कि उसका भी कारण वही है, घुमा कर कौन है, इन्फिनिटी आता नहीं है, इन्फिनिटी आता नहीं है तो रेज मिलता नहीं है। तो बोल रहे वही मिलता है। कहां मिलता है? इन्फिनिटी पे। किसी ने देखा ही नहीं इन्फिनिटी, कितना दूर है पता नहीं। और तो एक ये हाइपोथेटिकल चीज है, ये कंसीडर किया जाता है कि दो रेज मिलती है कहां पे? इन्फिनिटी पे। यानी कि इन्फिनिटी आता नहीं है मतलब रेज मिलता नहीं, यानी कि पैरेलल रेज कभी मिलती नहीं है। लेकिन चूंकि इमेज तो बन रहा है, तो इमेज बन रहा है तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ स्टार का डिस्टेंस कहां से? यहां से मान लीजिए कितना दूर है यार, बहुत ज्यादा दूर है। तो स्टार आपको कैसा दिखता है? बोलो, स्टार कैसा दिखता है? एक पॉइंट की तरह दिखता है, जबकि लाखों गुना बड़ा है अर्थ से। अर्थ इतना ह्यूज है, इससे लाखों गुना ज्यादा, लाखों गुना से ज्यादा भी मतलब स्टार बड़े बड़े होते हैं। सोचो वो चीजें पॉइंट साइज दिख रही है, तो हमसे दूर है इसलिए वो पॉइंट साइज दिख रहा है। तो ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये हमारा फोकस का रहेगा, पैरेलल रेज ऐसी आ रही है, ठीक है। अब मैं और एक पैरेलल रेज निकालूंगा, ये कहां पे मीट करेंगे अगर? फोकस पे। और ये भी कहां पे मीट करेगी? फोकस पे, ठीक है ना। ये कहां पे करेंगे? फोकस पे। तो दोनों में कहां पे मीट करेंगे? फोकस में मीट कर रही है। और मैंने बोला था आपसे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज चाहिए, कितने चाहिए? दो। और दोनों रेज हम ड्रॉ किए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रूल पढ़े हुए हैं कि वेन लाइट रे coming from the parallel to the principal axis after reflection is passes through the focus। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई, एक दो, और दोनों कहां से पास करी? फोकस से। हमें रूल रेगुलेशन पता था, हमने इमेज को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर आपको कोई बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पॉइंट। तो इमेज भी हमारा कैसा बनेगा? पॉइंट साइज ही बनेगा। तो पहला लिखेंगे हम लोग इमेज is formed by concave है ना, concave mirror, mirror ना, concave mirror at focus। कहां पे बनेगा? फोकस। दूसरा, इसका नेचर कैसा होगा? तो एक्चुअली में मीट करेंगे, हम लोग मिलाए हैं, एक्चुअली में मीट कर रहे हैं भाई, रिफ्लेक्शन के बाद सच में मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगा। और जितने सारे रियल इमेज होते हैं ना वो सब क्या होते हैं? वर्चुअल होते हैं। कैसा होते हैं? वर्चुअल। तो लिखेंगे, सॉरी इन्वर्टेड होते हैं। कैसा कैसा होता है? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। मेरा दिमाग जो है ना अभी थोड़ा इधर उधर भी है ना, इसलिए थोड़ा रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड, पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कैसा बनेगा? पॉइंट साइज इमेज बनेगा, ठीक है। या इसी पॉइंट साइज को लिख सकते हो वेरी वेरी स्मॉल, या इसको लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये आपके एक केस हो गया, इसको नोट कर लीजिए और आज की कथा यही समाप्त करते हैं।